हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पिछला वाला सारा पढ़ लिया है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर आपने प्रीवियस वाला नहीं देखा है ना लेक्चर, तो आप उसको पहले देख लें, क्योंकि तभी तो आगे का समझ में आएगा। ओके, तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम उसे आज फिनिश कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो पहले ले लेंगे हम अपना मार्कर ले लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है। सो द रिप्रोडक्शन साइकिल इन द फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमेट्स की बात हो रही है। प्राइमेट्स मतलब फीमेल प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये बट अगर बात करते हैं हम, ठीक है, और दूसरी होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो हो गई प्राइमेट्स के अंदर। और अगर हम बात करते हैं ईस्ट्रस साइकिल की, क्या? ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ईस्ट्रस साइकिल किस में होती है? नॉन प्राइमेट्स में। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में क्या डिफरेंट है? तो नॉन प्राइमेट्स में मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्राइमेट्स मतलब कि उनके पास कितने होंगे? 2 पैरों से चलते हैं। ठीक है, और अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं तो वो 4 पैरों का यूज़ करते हैं चलने के लिए। तो उनमें होती है ईस्ट्रस साइकिल एंड ह्यूमंस में होती है, एंड द प्राइमेट्स के अंदर क्या होती है? जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी। मतलब कि मेंसेस कब से स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं। एंड इनको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। जब स्टार्टिंग होती है उसे बोलते हैं हम मेनार्क, एंड जब लास्ट हो जाता है ना उसे बोलते हैं हम मेनोपोज। ठीक है, तो इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 टू 29 डेज। मतलब 28 या 29 डेज आफ्टर फिर से रिपीट होगी सेम साइकिल। ठीक है, द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरा वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल तक को क्या हम बोलेंगे? हम मतलब कि मेंस्ट्रुएशन तक क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसी को मतलब रिपीट होती रहती है, इसीलिए हम बोलते हैं साइकिल। ठीक है, वन ओवम इज रिलीज्ड ओवुलेशन। ठीक है, ओवम का रिलीज होना दैट इज ओव्यूलेशन। एंड ड्यूरिंग द मिडल, आप देखते हैं आगे क्या लिखा हो। तो अभी यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मतलब कि मिड में ओवुलेशन होता है। ठीक है, मिड मतलब 14th डे। ठीक है, तो ये 14 दिया हुआ है यहाँ पे, ये मिड मतलब बीच वाला टाइम है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे हो रहा है ओवुलेशन एट द 14th डे। तो हम सबसे पहले अब हम डायग्राम अपना क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड फिर हम समझेंगे कि एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कहती है। वैसे तो बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा मार्कर को कर लेते हैं कम। ओके, तो आप थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद लूटियल फेज लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सिक्रेटरी फेज, और उसके बाद में नेक्स्ट साइकिल फिर से आ रही है। तो हो क्या रहा है इस डायग्राम में? हो रहा है कि एक चीज़ ओवरी में हो रही है एंड यूट्रस में, दोनों में साइमल्टेनियसली ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला चीज़ लिखी हुई है वो ओवरी के लिए लिखी हुई है, एंड जैसे कि प्रोलिफरेटिव फेज लिख रखी है वो लिख रखी है यूट्रस के लिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओवरी, एंड नीचे लिख लेंगे हम यूट्रस। ठीक है, तो समझ में आ गया ये ऐसे करके। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले एक साइकिल देखते हैं। ठीक है, हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ये डायग्राम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट हो रहा है? नहीं, शिफ्ट नहीं हो रहा, पर छोटा कर लेते हैं हम, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मार्कर लेते हैं हम। तो अभी ना हम एक साइड ओवरी लिखेंगे एंड एक साइड क्या लिखेंगे? हम यूट्रस लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम पहले ओवरी। ठीक है, ठीक है, आर भी है इसमें। ठीक है, लगा लो, एंड इधर ही लिख लेते हैं हम यूट्रस। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या होती है? ओवरी में होती है फॉलिकुलर फेज, जैसा कि इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ओवरी क्या करती है? फॉलिकुलर फेज होती है इसमें, तो लिखेंगे हम फॉलिकुलर फेज। ओके, एंड यूट्रस की बात हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज भी होगा एंड प्रोलिफरेटिव फेज भी होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज प्रोलिफरेटिव फेज हो जाएगा। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? बट ये तो अलग अलग चीज़ें होंगी, बट इसमें क्या होगा? सिमिलर चीज़ क्या है? ओव्यूलेशन।
ये सब के बाद तो ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज, देखो फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होगा, ये हो रही है हमारी ओवरी में, ओ गॉड ये तो पूरा ही चला गया, तो आपने वो नोट कर लिया है क्या? चलो फिर से लिख लेते हैं, ओवरी में, ठीक है, ओवरी है, यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉलिकुलर फेज हो रही थी, ठीक है, हमने फॉलिकुलर फेज लिख ली। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा था, FSH इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, FSH इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, FSH इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ईस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, ठीक है, ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज होगा। एंड ये क्या करेगा, ये बनाएगा नई वाली एंडोमेट्रियम को बनाता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम होता है न्यू एंडोमेट्रियम को बनाना, ठीक है, तो न्यू एंडोमेट्रियम बना देता है, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे लूटियल फेज से पूरा भी नहीं बन पाया यार, यहाँ से चला गया है वो, तो ये हो गया है, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, लूटियल फेज से क्या आ रहा था, सॉरी फॉलिकुलर फेज के बाद में क्या आ जाती है, ल्यूटियल फेज आ जाती है, ठीक है, FSH इंक्रीज करने की वजह से, तो यहाँ पे आ जाती है हमारी ल्यूटियल फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है। और लेकिन बात कर रहे थे हम यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस में क्या बनना था, मेंस्ट्रुअल फेज हो रही थी, प्रोलिफरेटिव फेज हो रही थी, एंड उसके बाद में बन रहा था यहाँ से बन रहा था हमारा क्या, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आती है लूटियल फेज और यहाँ पे आती है सिक्रीटरी फेज। तो यूट्रस से क्या आता है, सिक्रीटरी फेज आता है, एंड यहाँ से आती है लूटियल फेज। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है, ये देखो, इस डायग्राम को हटाते हैं एंड हम देखते हैं, हम NCERT वाला डायग्राम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, पहले इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ओके, सो दिस इज़ इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने यही पढ़ा है ना कि क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज हो रही है, ठीक है, फॉलिकुलर हो रही है ओवरी में, एंड प्रोलिफरेटिव हो रही है यूट्रस के अंदर, ठीक है, उसके बाद में लूटियल फेज हो रही है एंड सिक्रेटरी फेज आ रही है, उसके बाद में फिर से सेम साइकिल चलने लग जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है हमको, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि क्या होता है, फॉलिकुलर फेज पे क्या होता है, FSH इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज क्या है, जहाँ पे फॉलिकल बन रहा है, तो ये रहा हमारा डेवलपिंग फॉलिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FSH इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, FSH इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डेवलप होते जा रहा है, ये देखो बड़े बनते जा रहे हैं, ये फुली डेवलप्ड हो गया। एंड एट द 14th डे, तो ये क्या है, 14th डे है, तो यहाँ से क्या हो गया, ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप खुद ही देखें, देखो ईस्ट्रोजन क्या बोलता है, ईस्ट्रोजन बनाता है एंडोमेट्रियम को बनाता है, ठीक है, बट उसके बाद देखो डेवलपिंग कार्पस लूटियम, देखो यहाँ पे हो गया ओवुलेशन हो गया 14 डे, ठीक है, यहाँ पे देखो FSH थोड़ा सा इंक्रीज था और यहाँ पे पूरा ही ये पीक पे आ गया, एंड ये लूटिनाइजिंग हार्मोन भी पूरा पीक पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल कम है, एंड ईस्ट्रोजन बिल्कुल हाई चला गया है, ठीक है, ईस्ट्रोजन बिल्कुल हाई चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही तो देखो एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हुई है ना, एंडोमेट्रियम बनना बिल्कुल स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, तो ये एंडोमेट्रियम को बना देता है फिर से, ठीक है। एंड देखो जब ओवुलेशन हुआ, ठीक है, ओवुलेशन हुआ ना, ओवुलेशन होने के बाद में जो भी पार्ट बच गया, ठीक है, मतलब कि जो पार्ट बच गया ना हमारा, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे इसे ये रहा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेवलपिंग कार्पस लूटियम, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपिंग कार्पस लूटियम। ये देखो बचा हुए पार्ट को बोलते हैं हम कार्पस लूटियम, ठीक है। और क्या देखो प्रोजेस्ट्रॉन बनाती है, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन कह रही हूँ, ये कार्पस लूटियम क्या बनाती है, प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, कार्पस लूटियम से सिक्रेट होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब कार्पस लूटियम बना है ना, तभी ये पूरा पीक पे गई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखो जब कार्पस लूटियम बना है तभी ये पीक पे गई है, नहीं तो उससे पहले तो बहुत ही, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं था ये, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन ही था, क्योंकि यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो गया था एंडोमेट्रियम का, और यहाँ पे फुली हो गया, फिर यहाँ से बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि यहाँ से फिर से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ से ये देखो फिर इसके बाद में फिर से क्या होगा, फिर से हमारा ग्रेफियन फॉलिकल बनने लग जाएगा, ठीक है। तो सेम ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। और कार्पस लूटियम को डेवलप कौन करता है, वो काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेवलपिंग
कॉर्पस लूटियम। ओके, तो समझ में आ गया, ये डायग्राम हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी को, तो एकदम किल कर दिया ना डायग्राम को। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम थ्योरी को कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं। ओके गाइज, अरे सो मज़ा आ रहा है आप लोगों को? फाइन, चलिए ये पढ़ लिया था हमने। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर, हमने देख लिया। स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, एंड फ्लो अकर्स एंड द लास्ट 3 to 5 डेज। मतलब क्या होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मीन्स ब्लीडिंग होती है, वो 3 to 5 डेज तक चलती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। मतलब कि ये क्यों होता है, ऐसा ब्लीडिंग क्यों होती है? बिकॉज जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through the vagina। फिर जो लिक्विड होता है वो टूटा हुआ, that is blood, वो कैसा होता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आने लग जाता है। menstruation occur release ovum is not fertilized। मतलब कि इसका menstruation not occurs, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि menstruation नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज हो चुका हो, ठीक है। लेक्स ऑफ menstruation may be इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, हाइवर अगर नहीं तो और भी सम अदर रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, जैसा कि हमने पढ़ा। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बना देता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट्स, ये हमने पढ़ा था, थ्रू द प्रोलिफरेशन, ठीक है, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द रिजल्ट यूट्रस इंड्यूस बाय द चेंजेस, ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया एकदम। एक्चुअली हमने तो डायग्राम से ही पूरा मज़े से पढ़ लिया था हमने वो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, सो सेशन को लाइक कर दें, मज़ा आ रहा है तो। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स LH एंड FSH मीन्स लूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH हो जाएगा हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये क्या होते हैं, फॉलिकुलर फेज के टाइम पे ये इंक्रीज हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है, ठीक है। एंड द स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। ईस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करेगा, ग्रोइंग फॉलिकल के थ्रू होता है वो, ठीक है। एंड द बोथ एंड LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल 14th डे, ठीक है। पीक कब आता है, वो पीक लेवल आता है हमारा 14th डे, जब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है 14th डे, ठीक है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, ठीक है। LH कब होता है मैक्सिमम, LH सर्ज बोलते हैं हम उसको, ये कब होता है, मिड साइकिल में होता है। मिड साइकिल मतलब कि 14th डे, ठीक है। इंड्यूस्ड रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, तब मिड साइकिल में क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है एंड वहाँ से निकलता है ओवम, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो समझ में आ गया कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। द ओव्यूलेशन ovulatory phase is followed by the luteal phase during which is the remain part of the Graafian follicle transform the कार्पस लूटियम। मतलब कि इसमें क्या मैंने बताया था ना कि रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बच गया है, ये हाईलाइटर तो है नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है ना, वेयर इज दैट, सो द रिमेनिंग पार्ट इज कॉर्पस लूटियम, ठीक है। कॉर्पस लूटियम होता है जो कि बच जाता है पार्ट के। द कॉर्पस लूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन, तो मैंने क्या बताया था, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रेट करता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। विच इज़ असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, इसका काम क्या होता है, मेंटेनेंस करना एंडोमेट्रियम का। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि वह सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, ठीक है, और वो चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट और द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, देर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लेयर थी ना वो टूटी नहीं है, सो ठीक है। कहाँ गया, ये हमने पढ़ लिया था, यस, ये पढ़ लिया। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट्स, मतलब कि जब अगर नहीं हुआ है फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट्स होगा। इट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, फिर हो जाएगी उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, ठीक है। मेकिंग अ न्यू साइकिल, फिर से न्यू साइकिल चलेगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की इज
अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर्स ऑफ एज पे फीमेल्स में बंद हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे। उसके बाद में ना ओवुलेशन होगा, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, कुछ भी नहीं होगा, एंड फर्टिलाइजेशन एकदम खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन द इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इतना समझ में आया है भाई, लाइक कर दो भर भर के। चलो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो ये रहा हमारा मार्कर, कलर चेंज करना चाहती हूँ मैं, ये ले लेते हैं हल्का सा। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस, ड्यूरिंग कोइटस कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड, ठीक है, बाय द पेनिस जो भी बोलना है, इनटू द विजाइना। ठीक है, कोइटस के टाइम पे क्या होता है, सीमन रिलीज हुआ एंड स्पर्म कहाँ चले गए, विजाइना के अंदर चले गए। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। इसे क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रेपिडली, तो स्पर्म मोटाइल होता है। ठीक है, रेपिडली स्विम करता है। ठीक है, पास थ्रू द सर्विक्स से होते हुए एंटर कर जाता है यूट्रस में। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी जनरली। ठीक है, फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन, फिर ये एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, दैट इज एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। मतलब क्या होता है, ओवम भी वहाँ चला जाता है एंड स्पर्म भी वहाँ चला जाता है और वहीं पे जाके फ्यूज हो जाते हैं वो एक दूसरे में। ठीक है, वाइल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। मतलब कि क्या होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जबकि ओवम एंड स्पर्म दोनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली ही आएंगे एम्पुलरी रीजन में, तभी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, नहीं तो नहीं हो सकता है। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। मतलब जब भी हमेशा प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाती है। ठीक है, देन द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन हो जाता है स्पर्म का, देखो ये फ्यूजन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा, क्योंकि ये बाहर वाली लेयर क्या है, जोना पेल्यूसिडा है, इसके कॉन्टैक्ट में आता है हमारा स्पर्म। ये देखो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। मतलब क्या होता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं इसमें, तो और ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है बाकी स्पर्म की एंट्री को। मतलब ये चाहता है कि सिर्फ एक ही हो, पॉलीस्पर्मी ना हो पाए। ठीक है, बट किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि पॉलीस्पर्मी हो जाती है, इसकी वजह से ट्विंस बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। Ensure that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. अरे भाई कहाँ चला गया, आगे लिखा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ हमारा बीच वाला थोड़ा सा उड़ गया है। ठीक है, चलो छोड़ो, जब तक वो आएगा तब तक हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। हटो भाई, ये हटता भी नहीं है। सो हमारा डायग्राम क्या कह रहा है, अब देखते हैं हम डायग्राम। सो देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, ये वाली लेयर है जोना पेल्यूसिडा और ये बाहर वाली लेयर है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो काम जो मतलब जो ब्लॉक करती है एंट्री को वो होती है जोना पेल्यूसिडा होती है। ठीक है, देखो बाकी स्पर्म नहीं जा पाएंगे अब इसके अंदर। ठीक है, और ये रहा हमारा अंदर है ओवम, कितनी प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म्स बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा क्या होते हैं, ये एक टाइप की सेलुलर लेयर होती है। हाँ, वैसे तो सेलुलर ही लेयर होगी, बट हमने लिख लिया है इसको सेलुलर लेयर है ये। ठीक है, समझ में आ गया। एंड बात करते हैं हम जोना पेल्यूसिडा की। ठीक है, तो ये बनी हुई होती है किसकी, ये बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। तो ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है ये। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, समझ में आ गया। उसके बाद में आ गया स्पर्म के बारे में हम जानते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है डायग्राम में, ये किससे रोकती है,
प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, तो हम ये भी लिख लेंगे डायग्राम में कि प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इसका काम है, ठीक है। क्या काम है? प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो ये लिख लो पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद में रही ओवा, तो ये रहा हमारा ओवम, दैट इज ओवा। ये होता क्या है? ये एक्चुअल में होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा सेकेंडरी oocyte होता है ओवा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी oocyte, ओके है ना, जो कि मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट रहता है हमेशा, ठीक है। और जब भी स्पर्म आ जाएगा ना भाई, उसी के बाद ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो, और जब फर्टिलाइजेशन है उसके बाद में सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, तो हम वो आगे पढ़ लेंगे। अरे ये कहाँ चला गया भाई, पता नहीं क्या हुआ इसे। अरे आगे वाला पेज है, ये बीच वाला पेज कहाँ गया? अरे वापस आओ, वेट मिनट। तो गाइस एक गड़बड़ हो गई है कि बीच वाला पेज इनके पास है नहीं है, ये पीडीएफ में जो पेज गायब कर दिया है वो पूरा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसमें एक डायग्राम बना हुआ था, वो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ ही रहे होंगे ना। चलिए मैं ना ऐसे ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। मतलब दिया ही नहीं हुआ है, देखो पूरा पेज गायब कर लिया मैंने, नेट भी ऑन कर लिया तब भी नहीं आया, आगे वाला पेज दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करनी पड़ेगी हमको ये प्रॉब्लम, तो हम ना ऐसे ही पढ़ा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं ना खुद ही बता देती हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि जो हमारा ओवा था, ठीक है, ओवम था, वो क्या था? सेकेंडरी oocyte था, ठीक है। तो अभी अरे इतना बड़ा क्यों है ये? अच्छा ये बड़ा हो जाता है, ओके चलिए। सो ये क्या है हमारा? सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। आप अच्छे से लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है, इस पर लिखना नहीं हो पाता, oocyte है, ठीक है। और ये अरेस्टेड है मेटाफेज सेकेंड में, अभी हमने पढ़ा था, तो अरेस्टेड है ये मेटाफेज में सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? फिर आ जाता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म आया, ठीक है, इसको पेनिट्रेट कर दिया, ये रहा हमारा सेकेंडरी oocyte, और इसको ये रहा स्पर्म, और इसने क्या कर दिया है? पेनिट्रेट कर दिया है इसे, ठीक है। जैसे ही पेनिट्रेट करेगा उसके बाद में क्या होगा? मियोसिस कंप्लीटेड हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे मियोसिस, ठीक है, मियोसिस कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड हो गई यहाँ पे मियोसिस। देन उसके बाद में बनते हैं यहाँ पे एक बनेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी, तो सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनेगी? फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है। तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, एंड दूसरा बनेगा ऊटिड, क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा ऊटिड, ठीक है। ऊटिड कैसा होता है? ऊटिड होता है हैप्लॉइड होता है, ठीक है। सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई यहाँ पे, ठीक है। ऑलवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनेगी ये, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हम कब बनेगी ये? ऑलवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगी, एंड यहाँ पे बना था हमारा ऊटिड, ठीक है, दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेगा? एक मतलब एक न्यूक्लियस आएगा मेल का एंड एक आएगा फीमेल का, ठीक है। दोनों एन बन के क्या बना लेंगे? उसके बाद में ये हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएंगे, दैट मीन्स इनमें हो जाएगी सिनगैमी, क्या हो जाएगी यहाँ पे? सिनगैमी, और फ्यूज़न हो जाएगा, और ये बना लेंगे क्या? सिनगैमी करके क्या बनाएंगे भाई? ये यहाँ पे बना लेंगे जाइगोट, दैट इज़ जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट होता है हमेशा डिप्लॉयड, ठीक है। ये एन ये मेल का एक एंड फीमेल का, तो ये क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा। तो यही बताया गया है, ठीक है। तो ये हमको बिल्कुल समझ में आ गया, तो ठीक है। देखो आप डायग्राम में कैसे दिया हो, इतना समझ में आ गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, ठीक है। तो वो डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा था उसमें ऐसे ही करके दिया हुआ था कि पहले क्या था? सेकेंडरी oocyte था, ठीक है, सेकेंडरी oocyte था, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड देन उसके बाद में क्या हुआ? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बना, तो यहाँ पे 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। देन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। क्या बन गया? यहाँ पे देखो, इसमें 4 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। ये रही 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। देन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये रहा, एंड इसके पास में कितनी सेल्स हैं? इसके पास में है 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, 80 हो गई हैं, तो इसके पास क्या है? 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है, और जिसके पास 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मोरूला, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? मोरूला बोलेंगे इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया है ना, यही दे रखा है, और ये पूरी जो ये प्रोसेसिंग हो रही है इसको बोलते हैं हम क्लीवेज, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम?
क्लीवेज बोलेंगे ये। तो समझ में आ गया ना, पूरा डायग्रामेटिकली मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यही दे रखा है, तो आप डायग्राम में भी देख लेंगे, सेम वही चीज़ थ्योरी लिखी हुई है, अगर आगे लिखा हुआ होगा तो हम वो पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ओके, तो चलिए, ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मोरूला, ठीक है, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो ये कैसा था, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर था। द मोरूला कंटिन्यूज टू द डिवाइड द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, और मोरूला के बाद में क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, और वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस में मूव कर जाता है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, and the inner group of cell attached to the trophoblast called inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo. After attachment, the uterine cell divided rapidly and covers the blastocyst, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट बिकम द एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, वो किस में धंसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है किसमें, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इम्प्लांटेशन कब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज 7th डे। कब होगा ये, एट द 7th डे होगा, ठीक है, समझ में आ गया, यस। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हम पढ़ने वाले प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब चलो, अभी हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है, 45 मिनट्स में हो जाएगा आई थिंक। चलिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं उनको हम, ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड से सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। The chorionic villi and uterine tissue become the integrated with the each other of the jointed from the structural and the functional unit between the developing embryo, that is fetus, and menstrual and maternal blood called placenta, maternal body called placenta, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि प्लेसेंटा वर्ड आ गया है, तो हम कुछ तो एक्स्ट्रा देखेंगे ना। तो अब हम देख लेंगे कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखेंगे अब हम प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो ये रहा प्लेसेंटा, एंड इससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक लिख लेते हैं हम, ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहला है HCG, ओनली ये प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रीट होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा तो तभी बनता है, एंड HPL, ठीक है, एंड ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है, एंड दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। ये सब किससे सिक्रीट होते हैं, प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ओके। तो इस कलर को ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। द प्लेसेंटा, इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, ओके। तो यस, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ये सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, ठीक है, एंड ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, जो कि बेबी, मतलब अभी तो बेबी नहीं है वो, एंड एम्ब्रियो का जो भी चीज़ है ना, बाद में बेबी भी हो जाएगा, तो उसके बाद भी ये सब काम किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है, ठीक है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड बाय द, क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, यस। तो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे कि ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, न्यूट्रिशन, ये सब किसके थ्रू प्रोवाइड कराता है, वो अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे, जो कि प्रोड्यूस करती है सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जैसे HCG, ठीक है, एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, दैट इज HPL, ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये सब सीक्रेट करता है, ठीक है। एंड द फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, आ हार्मोन इज कॉल्ड रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय द ओवरी, एंड द ओवरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज रिलैक्सिन, ठीक है।
चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे दे रखा है हमें डायग्राम। Okay, let us remember that HCG and HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. HCG, HPL, ठीक है, एंड रिलैक्सिन का काम कब होता है? जबकि वो पार्चुरेशन होगा तब के टाइम पे काम होगा, मतलब जब डिलीवरी होगी बेबी की तब उसके टाइम पे क्या होता है, इसका काम होता है रिलैक्सिन का, ठीक है। और ये कब हार्मोन सिक्रेट होता है? ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रेट होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। मतलब क्या होता है, ये सब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कोर्टिसोल, ये सब इंक्रीज हो जाते हैं जिसके थ्रू ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके थ्रू पता लगा जाता है ब्लड टेस्ट पे भी कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलें। और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये हार्मोन सिक्रेशन ये सब हो रहा है, ये सब किसकी, फीटल ग्रोथ के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। बाकी डायग्राम में भी कुछ देखना है, चलो देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है। चलिए, मतलब वही सब लिखा हुआ है, वैसे तो कोई बात नहीं है। कौन सा कलर लें, येलो ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्लेसेंटल विलाई, ये बनती है कोरियन से बनती है, ठीक है, कोरियन से बनती है। किससे बनती है? कोरियन से बनती है, ओके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दी हुई है कैविटी ऑफ यूट्रस दे रखा है, देन उसके बाद योग सैक दे रखा है, ठीक है, ठीक है। ये कैसे बनता है? ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन। एंड ये किससे बनता है? हीमोपोइसिस के थ्रू बनता है, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन। एंड कैसे बनता है ये? हीमोपोइसिस के थ्रू बनता है। मेरी तो राइटिंग आपको पता ही है, आप समझ लो भाई, ठीक है। हीमोपोइसिस के थ्रू बनता है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है प्लग ऑफ म्यूकस, ठीक है, इन द सर्विक्स। क्यों जाता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से म्यूकस थिक हो जाता है और यहाँ पे प्लग बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे म्यूकस बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे दी हुई है अम्बलाइकल कॉर्ड, देखो ये रही अम्बलाइकल कॉर्ड, ये रहा हमारा एम्ब्रियो, यहाँ से सारा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो कितना प्यारा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड। एंड अम्बलाइकल कॉर्ड का काम क्या, अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या होता है? सबसे पहली चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेंगे, यहाँ पे होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, इसमें क्या होता है? 2 आर्टरी होती है एंड एक वीन होती है। क्या होता है? 2 आर्टरीज एंड एक वीन होती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया एकदम, ये भी हमारा ख़त्म हो गया है। चलिए अब आगे क्या दे रखा है यहाँ पे। सो थ्योरी में भी ये सभी पार्ट्स लिखे हुए हैं और उसके बाद ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा रह गया है। Immediately after the implantation, the inner cell mass embryo differentiates into an outer layer called एक्टोडर्म एंड इनर वाली लेयर होती है एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म्स, ठीक है, एंड एंडोडर्म्स, ठीक है। दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन अडल्ट्स। मतलब इन्हीं जो 3 लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, से सारे जो टिश्यूज ऑर्गन्स होते हैं वो बनते हैं बाद में जाकर, ठीक है। इन नीड्स टू द मेंशन्ड हेयर इन द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल्स, ठीक है। इनको ही मतलब क्या होते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। आजकल क्या होने लगा है, स्टेम सेल्स प्रिजर्व हो जाते हैं, जिससे कि बाद में आपकी जैसे किडनी फेल हो गई है या फिर लंग फेल हो गए हैं या कुछ भी हो गया, हार्ट फेल हो गया है, स्टेम सेल के थ्रू हम ऑर्गन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, स्टेम सेल बैंक्स बन गए हैं, जहाँ पे जब बेबी बॉर्न ही होता है तभी उसकी स्टेम सेल को प्रिजर्व कर दिया जाता है, जिससे कि आगे फ्यूचर में उसको ज़रूरत हो तो उसको ऑर्गन इजीली अवेलेबल हो सके, ठीक है। स्टेम सेल के थ्रू हम बना सकते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। ऐसा कुछ भी नया ट्रेंड चल गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। विच हैव द पोटेंसी टू गिव ऑल द टिश्यू एंड द ऑर्गन, ठीक है, गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यही बताया मैंने अभी, ठीक है, यही सब है। देन अब देखो, अब लिखा हुआ है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट द वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, डू यू नो? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारी NCERT ने, ठीक है। डॉग्स, एलिफेंट, कैट्स, ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था एक्चुअली, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड,
जब 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है तब सबसे पहले फॉर्म होता है हार्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड। तो कैसे पता चलता है? हार्ट साउंड के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। एंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, हम सुन सकते हैं केयरफुली स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्स, मतलब क्या होता है सेकेंड मंथ के टाइम पे क्या आने लग जाते हैं? लिम्स आने लग जाते हैं। फर्स्ट मंथ में आ गए थे हार्ट एंड सेकेंड मंथ में आ जाएगा लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स आ जाएंगे बाय द एंड ऑफ द 12 वीक, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लिम्ब आर एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन एज वेल एज डेवलप, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस कब होता है? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हेयर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, 5th मंथ में दिखते हैं, बाल दिखते हैं एंड उसका मूवमेंट दिखने लग जाता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक्स, ठीक है, मतलब कि एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स, जो बॉडी हेयर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे, दैट मीन्स 24 वीक्स। एंड आईलिड्स भी आने लग जाती हैं एंड आईलैशेस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एंड द बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड द रेडी फॉर द डिलीवरी। ओके, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम पार्टिशन एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन एंड पार्टिशन क्या होता है? तो पार्टिशन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, ओके, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। इसी टाइम को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। बिगरसली कॉन्ट्रैक्शन एंड द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज द एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस, दिस प्रोसेस डिलीवरी इज फीटस कॉल्ड चाइल्ड बर्थ, ठीक है, या फिर पार्चुरेशन कहते हैं इसे, ठीक है। पार्चुरेशन इज द इंड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स, एक मिनट, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इसके होने की प्रोसेसिंग को हम बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलेंगे। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन originated from the fully developed fetus and the placenta which induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? fetal ejection reflex, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे। दिस ट्रिगर्स रिलीज द ऑक्सीटोसिन, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीटेशन रिलीज होने लग जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। मतलब कि जो मॉम की पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे सीक्रेट होने लग जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल पे एक्ट करेगा और कॉज करेगा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और भी कॉन्ट्रैक्ट होने में वो हेल्प करने लगेगा, विच इन द टर्न स्टिमुलेट्स, ठीक है, फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूस रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पार्चुरेशन की सारी प्रोसेसिंग होगी। एंड लास्ट थिंग इज द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? लैक्टेशन बोलेंगे। दिस हेल्प द मदर इन द फीडिंग अ न्यू बॉर्न बेबी, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, दैट इज येलो इन कलर, ओके। सो इसके अंदर क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलपमेंट रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू बॉर्न बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड। क्या लिखा हुआ है? यस, initial period of infant growth is recommended by the doctors bring up the healthy baby, ठीक है। एंड अब बात करें थे हम कोलेस्ट्रम की, उससे कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? उससे मिलती है पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे लिख लो क्या है ये? पैसिव इम्यूनिटी है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला चैप्टर लेंगे। चलिए, बाय बाय।